नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से रजिया सज्जाद जहीर और इनके द्वारा रचित एक कहानी नमक। तो सबसे पहले बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये अध्याय और लेखिका रजिया सज्जाद जहीर का परिचय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 ईस्वी को अजमेर राजस्थान में हुआ। तो मूल रूप से ये राजस्थान की एक लेखिका कही जा सकती हैं। प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें तो जर्द गुलाब, जो कि इनका उर्दू कहानी संग्रह है। सम्मान इन्हें मिले सोवियत नेहरू भूमि पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश का सम्मान इन्हें मिला। अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया और निधन इनका हुआ 18 दिसंबर सन 1979 ईस्वी को। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। ये ऐसे विचार रखने वाली रजिया सज्जाद जहीर, जिनकी एक रचना यहाँ पर दी गई है, बहुत ही सुंदर रचना है, कहानी है। तो देखते हैं पहले लेखिका के परिचय के बारे में। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर के प्राप्त की और विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी इन्होंने की। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए। रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ इनकी जो कहानी दी गई है नमक शीर्षक से, उसका विषय वस्तु क्या है? तो यहाँ पर ये कहें कि जो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे को लेकर के ये कहानी लिखी। तो इस कहानी का उद्देश्य लेखिका ने क्या रखा है, आगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में प्रश्न भी दे रखा है कि नमक कहानी के प्रतिपाद्य या उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो हम यहाँ पर इस विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इस कहानी के पीछे लेखिका का उद्देश्य क्या है, नमक कहानी के पीछे। तो दोस्तों, नमक कहानी का प्रतिपाद्य या उद्देश्य भारत पाक विभाजन की त्रासदी का चित्रण करते हुए यह बताना कि राजनीतिक कारणों से दो राष्ट्रों की सीमा रेखाएं खींची जा सकती हैं। राजनीतिक त्रासदी के कारण दो राष्ट्रों की सीमा रेखाएं खींची जा सकती हैं। मजहबी आधार पर लोग विस्थापित हो सकते हैं, परंतु इस तरह का विभाजन उनके अंतर्मन को कचोटता है, दुखी करता है। अतः राजनीतिक सरहदें भावात्मक स्तर पर बेमानी है। मानवीय प्रेम भाव एवं भाईचारे का संबंध बना रहे। लेखिका इसी उद्देश्य को लेकर के ये कहानी लिखी। यदि हम इस कहानी की मूल संवेदना की बात करें तो इसकी मूल संवेदना यही है कि धर्म एवं राजनीति के आधार पर भले ही देश का विभाजन हो गया हो, परंतु सरहदों के आर पार विस्थापित लोग और लोगों की यह पीढ़ी अभी तक अपने जन्म स्थानों को भूल नहीं पाई है।
उन्हें आशा है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु यह आशा पूरी नहीं हो सकेगी। इसमें ऐसे विस्थापितों के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। ये इस कहानी की हम मूल संवेदना कह सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस कहानी के कथ्य के बारे में। रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक शीर्षक कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है, जो कि कहानी की नायिका के साथ इस सिख बीवी का संबंध भी रहता है। और जब वो अपने वतन जाती है तो उससे बोलती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैरकानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई नई सीमाएं रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं, स्थायी कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही अप्रतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचानने के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी, एक दिन झूठी साबित हो जाएंगी, क्योंकि राजनीतिक सीमाएं किसी के मन को नहीं बांध सकती हैं। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत ही सारगर्भित है कि उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। कि अभी तक सिर्फ सीमा रेखाएं बटी हैं, लोगों के मन नहीं बटे हैं, और सीमा रेखाएं राष्ट्रों के बीच में जो तनाव है, जो मतभेद हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, उसके खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? लेखिका की ये इस कहानी में कई प्रश्न उभरते हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही रोचक है, मानवीय भावनाओं को केंद्र में रख कर के लिखी गई कहानी नमक। तो शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली किताब हो। सिख बीबी के चेहरे को देखें तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने मन में किसी प्रकार का कोई राज नहीं छिपा रखा है। वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। तो मुस्लिम लोगों के दो त्यौहार होते हैं, एक ईद और एक मुहर्रम। मुहर्रम त्यौहार इनके शौक का त्यौहार होता है और ईद उनका खुशियों का त्यौहार होता है। जब सफिया ने एक बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान है और कल ही सुबह लाहौर जा रही है। सिख बीबी अपनी पुत्र वधू से ये बात पूछती है कि ये कौन है, सफिया के बारे में।
तो उन्होंने बताया कि ये मुसलमान है और कल सुबह अपने भाइयों से मिलने ये लाहौर जा रही है, क्योंकि विस्थापन के समय ये अलग हो गए थे, बंटवारे के समय ये अलग हो गए थे, अपने भाइयों से मिलने जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदाद अली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी कि माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। तो सिख बीबी ने कहा कि हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, अर्थात भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ था तभी हम यहाँ आ गए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है और वो अपने वतन के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहती है कि हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। तो यहाँ पर अभी एक शब्द आया नफीस। आपके मन में एक विचार आया होगा कि नफीस का अर्थ क्या होता है। तो नफीस का अर्थ होता है सुरुचिपूर्ण। फिर देखिए, फिर पलकों से कुछ सितारे टूट करके दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिरकर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर, क्योंकि उसको अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मस्थली से गहरा लगाव था। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती रुखसत होने लगी। रुखसत होना यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जिसका अर्थ होता है विदा होना। तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए, क्योंकि मैं लाहौर जा रही हूँ, लाहौर आपका वतन है, और यदि आप लाहौर से कुछ मंगवाना चाहें तो आप मुझे आदेश दे सकती हैं, मैं आपके लिए वो चीज़ ला सकती हूँ। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी और हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। दुनिया में लाहौर का नमक प्रसिद्ध है। 15 दिन यों गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की सामे, जिम खाना होता है व्यायामशाला। मोहब्बत और भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस नहीं चलता कि बिछड़ी हुई परदेशी बहन के लिए क्या कुछ नहीं कर दें। कई वर्षों बाद उनकी बहन उनके पास आई थी, इसलिए भाई चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी बहन के लिए कुछ कर सकें। दोस्तों, अजीज़ों की यह हालत थी कि कोई कुछ लिए आ रहा है और कोई कुछ। कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, क्यों कर ले जाए मतलब कैसे ले जाए, ये एक समस्या थी। और सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया। ये बादामी कागज़ की पुड़िया जिसको लेकर के लेखिका रजिया सज्जाद ने इस कहानी का शीर्षक रचा है नमक। तो ये बादामी कागज़ की पुड़िया नमक की पुड़िया थी, जिसे कोई शेर भर लाहौरी नमक था जो सिख बीबी ने मंगवाया था। नमक जैसी चीज़ आज भी गैर कानूनी है, सरहद के पार इसको नहीं ले जाया जा सकता है। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा, इसलिए सफिया अपने भाई से राय मांगती है, पूछती है, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है, आप लोगों के हिस्से में। यहाँ पर उनके भाई की ये कथन सफिया के मन को कचोट देता है।
कि आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। और वो उसको गुस्सा आ जाता है कि मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ कि किसके हिस्से में क्या आया है, कौन कहाँ है, मैं हिस्से की बात नहीं कर रही हूँ, बंटवारे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौरी या लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। क्योंकि सफ़िया सिख बीबी को अपनी माँ के बराबर ही मानती थी, वैसा ही उसका स्वरूप था, इसलिए माँ के तुल्य उसे समझती थी। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का जिक्र क्यों था, क्योंकि माँ तो बहुत समय पहले ही इस लोक से गमन कर चुकी है, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला कि देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बखेर देंगे कस्टम वाले। वो कहता है कि कानून जो ठहरा। कानून का नाम सुनते ही वह बिगड़कर बोली, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा करके ले जाऊंगी, मैं तो दिखा कर ले जाऊंगी, जता कर ले जाऊंगी कि मैं कोई चोरी से ये नमक नहीं ले जाऊंगी, बल्कि मैं तो सबको बता करके, सबको कह करके ये नमक ले जाऊंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। फिर वो अपने कानून की दुहाई देने लगता है कि ये कानून जो ठहरा, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। सफिया को फिर गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगती है कि अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो कि बार बार आप कानून का नाम लेते हो, कहना क्या चाहते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, शासन के ही सारे कानून होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत इंसानियत के नहीं होते। मुरव्वत का मतलब होता है अपनत्व, मोहब्बत मतलब प्रेम, आदमियत मतलब मानवता, इंसानियत, इनके कुछ कानून नहीं होते हैं। क्या सभी कानून सिर्फ शासन सत्ता के ही होते हैं? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। ये बात, ये विश्वास सफिया को है, क्योंकि सफिया का मानना है कि प्रेम, मोहब्बत और अपनत्व से किसी के भी मन को बदला जा सकता है और लोगों के आपसी ये जो भाव हैं, ये एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। यहाँ पर कहा कि कोई मशीन तो नहीं होते। मशीन नहीं होना का मतलब है कि मशीन के सामने कितना ही गिड़गिड़ाओ, वो मानवीय भावनाओं को नहीं समझती है, लेकिन मनुष्य तो मानवीय भावनाओं को समझता है। तो भाई क्या जवाब देता है, देखिए कि हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। कि मशीन नहीं होते हैं तो वो शायर भी नहीं होते हैं कि आपकी इन बातों को सुन करके वे आप पर कोई बढ़िया सी कविता कहेंगे या आपकी सराहना करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको भी तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो फिर सफिया बोलती है कि अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी नहीं करें, मैं कौन सा उनको उनकी ड्यूटी से हटा रही हूँ, वो अपनी ड्यूटी बड़े शौक से करें, बड़ी ईमानदारी से करें। एक तोहफा है, एक उपहार है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की हुई कोई चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का कोई माल नहीं है। यदि वो देखना चाहें तो बड़ी आसानी से, बड़े सहज भाव से मेरे सामान को देख सकते हैं। तो भाई ने कहा कि अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी। अदीब का अर्थ होता है साहित्यकार, कि आप अदीब ठहरी। और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर घुमा हुआ होता ही है, क्योंकि साहित्यकार का दिमाग सीधा भावनाओं से जुड़ा होता है। और ये बात उसका भाई बोलता है कि सभी साहित्यकारों का दिमाग थोड़ा घुमा हुआ होता है, इसलिए कि शायद उनको सीधी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो हर बात को दिल से सोचते हैं, दिल से उनका संबंध होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हो। भाई फिर से समझाता है कि कस्टम विभाग वाले जो अधिकारी हैं बड़े सख्त होते हैं और वो आपकी इन भावनाओं की कोई कद्र नहीं करेंगे और इसके बदले में हम सब की बदनामी होगी। उसने गुस्से से जवाब दिया कि कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं।
और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। वो मानती है कि जिस साहित्यकार के लिए आप ऐसी बात बोलते हैं, अगर सभी का दिमाग इसी प्रकार घुमा हुआ हो तो दुनिया कुछ अलग जगह पर होती, अर्थात लोगों में प्रेम भावना बढ़कर होती। यहाँ पर आप सफिया की फ़ोटो देख सकते हैं। एक चित्र के द्वारा दर्शाया भी गया है कि जब वो वहाँ से विदा होकर के आती है तो उनके भाइयों के द्वारा, चिर परिचितों के द्वारा उन्हें कुछ उपहार दिए जाते हैं, जिसमें कुछ फल भी दिए जाते हैं। उनको लाने के लिए वो पैकिंग करती है और सबसे सामने बड़ी समस्या उनके सामने वही बादामी रंग की पुड़िया की आती है, जिसको नमक की पुड़िया बताया गया है। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई की बात पर गुस्सा आ गया उसको। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। वो ज़्यादा नहीं बोला कि वर्षों बाद उनकी बहन उनसे मिलने आई है और खामखा उनका मन दुखी करना ठीक नहीं है। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट करके सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। बिस्तर बंद होता है, बिस्तरों को बांधने के लिए जो कवर होता है, सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से जचा ली गई, सहेज ली गई, लेकिन 2 चीज़ें बाहर रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा संतरा और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया एक फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा और संतरे की तरह नाजुक, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था, क्योंकि सफिया का गुस्सा उतर चुका था और भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। भावना के स्थान पर बुद्धि का हावी होना यहाँ पर लेखिका ने क्यों कहा है कि लेखिका पहले भावनाओं को प्रधानता दे रही थी, महत्व दे रही थी, और भावनाओं के कारण ही वो समझती है कि मैं कस्टम वालों को बोल करके लोगों ये प्रेम मोहब्बत की बातें करके मैं इसको ले जा सकती हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे उसके दिमाग में बुद्धि घर कर चुकी थी, हावी हो रही थी उस पर कि नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे। अपने दिमाग में वो कई तरह के उपाय सोचती है, कैसे ले जाऊं, क्या करूं। अच्छा सोचती है वो कि अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे तो कैसा रहे, लेकिन फिर स्वयं ही इसका जवाब देते। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सफिया की जो अंतर्द्वंद की स्थिति है वो आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। उस नमक की पुड़िया को, उस प्रेम के उपहार को ले जाने के लिए सफिया किस प्रकार से द्वंद्वग्रस्त है, उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर कस्टम वालों ने इसे नहीं जाने दिया तो बोल देंगे, तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। पहले सोचती है कि पकड़ लेंगे तो वहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था। फिर उसे याद आता है कि ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। हमने किसी को आते समय वादा किया था जिसको वो अपनी माँ मानती थी, लाहौरी नमक लाने का। हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके जुटलाने के क्या मायने। हम अपने को सैयद कहते हैं और फिर वादा करके मुकरने के क्या मायने। जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे। अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा। लेकिन फिर उसके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, और अगर देख लिया तो फिर अपने आप को समझाते हो कि नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। इधर से केले उधर से कीनू सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे, यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। और वो सोचती है कि यही रास्ता ठीक रहेगा, फलों के बीच में वो नमक की पुड़िया को छिपाकर ले जाएगी। तो उसने कीनू कालीन पर उलट दिए
टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर तक वो उकड़ू बैठी रही, वह पुड़िया को देखती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर करके, अपनी रान मतलब अपनी जांग को चीर करके और हीरा छिपा कर ले आता था और देवों और खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ वह सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। और उसने एक आह भरी। फिर वह कीनों को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर ओढ़कर सो गई। पूरी व्यवस्था करके, जो भी उसके मन में था सारा करके और सो जाती है। रात को तकरीबन 1:30 बजे मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त का मतलब होता है पेड़, सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष लहका रहा था। जो उस चंपा की बेल के पत्ते थे उनकी परछाई उस दीवार पर दिख रही थी। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट आती, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे जो बेशुमार चाहने वाले, अपनी बहन से प्रेम करने वाले थे और साथ ही बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र यहीं पे थी। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी, भाई के लड़के लड़कियाँ, जो उसे बड़ी मासूमियत से पूछते थे कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है। उन छोटे बच्चों को क्या मालूम कि बंटवारा क्या है और वो किस कारण से हमसे दूर रहती है। जहाँ हम लोग नहीं आ सकते, उन सब के और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का एक जंगला था जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आ जाए। एक साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता है कि अब शायद वह कभी नहीं आ सके, क्योंकि सीमा रेखा जो थी, सरहद थी, वो बाधक थी। और इन्हीं ख्यालों में खोते खोते धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता हुआ दिखाई देने लगा। जो सिख बीबी की याद उसको आती है कि उसने आते समय उससे क्या कहा था नमक लाने के लिए, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। ये सारी बातें उसको धीरे धीरे याद आती हैं जो कि सिख बीबी ने लाहौर आते समय सफ़िया से कही थी। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला और किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें। ये सिर्फ उसके ख्वाब चल रहे हैं और ख्वाबों में ही वो ये सारी चीज़ें देख रही हैं। आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा और उस हवा में रची हुई मोलसिरी की खुशबू। मोलसिरी एक पौधा है जो रात के समय गंध फैलाता है। और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप, उदास जैसे बेजान परछाइयाँ हों। तो भाई और बहन
ये सिर्फ सफिया की कल्पनाओं में चल रहा है, सफिया ख्वाबों में ये बातें सोच रही है। तो तुम कल चली जाओगी? कि हाँ चली जाऊंगी। तो अब कब आओगी? सफिया उसको जवाब देती है कि मालूम नहीं, शायद अगले साल, और शायद कभी नहीं। हो सकता है कि शायद मैं अगले साल आ जाऊं, या हो सकता है कि मैं शायद अब कभी नहीं आऊं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के आपसी प्रेम और सद्भाव को बनाए रखने वाला ये फल है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, और सफिया अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाह जमाए हुए सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। वो नमक को छिपा कर के यहाँ से ले जाना चाहती है। इतने लोग प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि किसके पास क्या है। लेकिन सफिया को पता है कि जो कीनुओं की टोकरी है, उस टोकरी में कीनुओं के साथ साथ वो नमक की पुड़िया भी है, जिसको ले जाना गैर कानूनी है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा, तो उसे एक झरझरी सी आई। उसे एक भय सा होता है, और भय से कांपने लगती है। और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, चोरी से नहीं ले जाऊंगी, अब तो कह कर के ले जाऊंगी, और नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला, तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा हुआ था। वहीं पर एक साहब खड़े थे। लंबा कद था उनका, दुबला पतला शरीर था, खिचड़ी बाल थे, आधे सफ़ेद आधे काले। आंखों पर एक ऐनक लगा हुआ था, चश्मा था। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। कस्टम अफसर की वर्दी पहनने के बाद भी वो उन पर ज़्यादा कुछ शोभा नहीं दे रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा और बोले कि फरमाइए, बोलो क्या कहना है। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत और बढ़ा दी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर से गौर से देखा, और वो बोलता है कि मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की ही मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। अजीज़ों का मतलब होता है अपने प्रियजनों से, आप भी उधर की ही लगती हैं। तो सफिया तुरंत बोलती है कि जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको कि आपको भी ताए इधर, शायद वो बात पूछती है कि बहुत समय हो गया है। तो जवाब देते हैं कि जी बहुत समय हो गया, जब पाकिस्तान बना था तभी हम यहाँ आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। पाकिस्तान में रहते हुए भी उनको अपनी जन्मभूमि से इतना लगाव, इतना प्रेम सफिया को अच्छा लगता है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी, और धीरे धीरे रुक रुक करके उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई, तो उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अर्थात प्रेम और मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कानून, प्रेम और मोहब्बत, आदमियत और इंसानियत से बढ़कर नहीं है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे
कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और उन खातून को यह नमक देते वक्त, उन खातून कौन, उन सिख बीवी को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। कि अभी तक सिर्फ सरहदें बटी हैं, लोगों के मन नहीं बटे हैं, और सरहदें किसी के मन को नहीं बांट सकती है। जो दो राष्ट्रों के बीच में मतभेद हैं, जो मन मुटाव की स्थिति है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उनके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों से, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और बिछे हुए होठों को बीच से काटते हुए रेल की सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी एक स्थान का नाम है। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह पर अमृतसर शुरू हो गया, पता ही नहीं चला। यहाँ पर देखें कि जैसे पाकिस्तानी पुलिस कस्टम अधिकारी या पुलिस अफसर जब उस पर उतरते हैं और भारतीय चढ़ते हैं, हिंदुस्तानी चढ़ते हैं, तो दोनों देशों की भाषा लगभग एक सी है, शारीरिक स्वरूप लगभग एक जैसा है, गालियाँ दोनों की एक जैसी हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से हिंदुस्तान शुरू हुआ है और कहाँ पाकिस्तान ख़त्म हुआ है। ज़मीन एक थी, ज़बान एक थी, एक सी सूरतें, एक सा स्वरूप, लिबास, एक सा लब, एक सा लबो लहजा, बोलने का जो अंदाज, गालियाँ भी एक सी ही थी, जिनसे दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। सब कुछ एक जैसा लग रहा था, लेकिन बंदूकें जो दोनों तरफ के अधिकारी थे उनके हाथों में थी और वो पूरी तरह से भरी हुई थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच करके इनके डिब्बों के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका, तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे कि देखिए मेरे पास एक नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते हुए, झिझकते हुए, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते और गौर से सफ़िया की ओर देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफ़िया को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उस कमरे में अंदर घुसे। सफ़िया दाखिल होते हुए हिचकिचाई और वे मुस्कुराकर बोले कि आइए आइए ना। सफ़िया को भय लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन वो बड़े प्रेम से, बड़े अदब से उसके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले कि बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। जब वो पुलिस वाले को बुलाते हैं तो सफ़िया भयभीत हो जाती है कि पता नहीं अब क्या करेंगे ये। सफ़िया के पैर तले की ज़मीन खिसक गई। तो यहाँ पर जो मुहावरेदार भाषा की बात करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुहावरा है पैरों तले ज़मीन खिसकना, मतलब भयभीत हो जाना, घबरा जाना। अब क्या होगा। उन्होंने उस पुलिस वाले से कहा कि 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफ़िया को घूरता हुआ चला गया कि ये अच्छी वाली चाय पीने वाली अब ये कौन आ गई। फिर उन्होंने मेज़ की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफ़िया के सामने रखकर उन्होंने पहला पेज खोला। सफ़ा मतलब पेज। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले पेज पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त के साथ ढाका 1946, ये पंक्ति उस पर लिखी हुई थी। तो सफ़िया उससे पूछती है, तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं, पश्चिमी बंगाल के हैं? तो वो बोलता है अधिकारी कि हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया, तो आप यहाँ कब आए? तो जवाब देते हैं कि जब डिवीज़न हुआ, जब बंटवारा हुआ, तभी हम यहाँ आए।
मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम बचपन से पढ़ते रहे हैं। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर कलकत्ता रहे, पढ़ते रहे, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहे। तो नजरुल इस्लाम एक बांग्लादेशी साहित्यकार हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिनकी रचनाएं समान रूप से पढ़ी जाती हैं। तो जैसे यहाँ के जो टैगोर हैं, टैगोर की रचनाओं को बांग्लादेश में भी पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भाव हम ले सकते हैं, सीमाएं इनको नहीं बांट सकती हैं, इनके विचार स्वतंत्र हैं। वतन, सफिया ने ज़रा हैरान होकर पूछा, और कस्टम अधिकारी ने कहा कि मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई उधर भी। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है कच्चा नारियल। डाब का मतलब कच्चा नारियल। पर हमारे यहाँ के डाब की बात ही क्या है, हर जगह की कोई ना कोई चीज़ एक प्रसिद्ध होती है, उसके स्वाद की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जैसे कच्चे नारियल की विशेषताएं हैं इधर की, बांग्लादेश की या बंगाल की साइड की, तो नमक की विशेषता है लाहौर की। लाहौरी नमक दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया उनके पीछे चलना शुरू करती है। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ का है। लेकिन आज भी उन लोगों की जो अपने वतन के प्रति जो भावनाएं हैं वो बेजोड़ थी। और इस प्रकार से ये कहानी पूरी होती है। अब इस कहानी से संबंधित प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हमने चर्चा की कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। इसलिए मना कर दिया, उसका पहला कारण क्या था कि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैरकानूनी है। भारत में नमक की कमी नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी नमक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा यदि इसका कारण लें तो उसका कारण था कस्टम के अधिकारी नमक की पुड़िया मिलने पर उसके सामान की चिंदी चिंदी कर डालेंगे और पकड़े जाने पर बदनामी भी होगी, इसलिए वो उसको मना करते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व चल रहा था। सफिया के मन में द्वंद्व था कि वह उसे चोरी छिपे ले जाए अथवा कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए। मोहब्बत के इस तोहफे को वो चोरी से ले जाना ठीक नहीं समझती है। इस प्रकार से वो कभी सोचती है कि इसको कैसे ले जाऊं, छुपा कर ले जाऊं, फलों में दबा कर ले जाऊं या कहकर ले जाऊं। जब सफिया अमृतसर पुल पर चल रही थी, कस्टम अफसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे। तीसरे प्रश्न पर जरा गौर देंगे आप। कस्टम ऑफिसर पुल की निचली सीढ़ी पर सिर झुकाए चुपचाप इसलिए खड़े थे कि उस समय उन्हें अपने वतन की याद आ रही थी। साथ ही वे सफिया और सिख बीवी की मानवीय भावनाओं से अभिभूत थे, द्रवीभूत हो गए थे कि इन लोगों को अपनी मातृभूमि से कितना लगाव है। और उसको भी अपनी मातृभूमि की याद आती है कि पता नहीं मैं अब अपनी मातृभूमि पर कब जाऊंगा। चौथे प्रश्न पर विचार कीजिए, लाहौर अभी तक उनका वतन है, दिल्ली मेरा वतन या ढाका मेरा जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ को संकेत करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी कहता है कि लाहौर अभी तक उनका यानी सिख बीबी का वतन है, और दिल्ली मेरा जो कि सुनील दास गुप्त कहता है कि मेरा वतन ढाका है। इस तरह के भावों से सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत किया गया है कि विस्थापन का दर्द व्यक्ति के जीवन को नहीं बदल सकता है,
राजनीतिक बंटवारे हो जाने पर भी सीमाएं रेखाएं लोगों के मन को विभाजित नहीं कर पाती। जन्मभूमि के प्रति सदा उनका लगाव बना रहता है। ये बात यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से लेखिका कहना चाहती है। नमक ले जाने के बाद नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को आप इसमें बता सकते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो नमक कहानी में सफिया सिख बीबी एवं दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों के माध्यम से भारत पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं व संवेदनाओं को उभारा गया है। वस्तुतः ऐसी संवेदनाएं मानवीय रिश्तों पर आधारित होती हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाने पर भी सामान्य जनता अपनी सद्भाव बनाए रखती है और सरहद के दोनों ओर विवाद संबंध हो रहे हैं। दोनों देशों की जनता को रेल एवं बस से यात्रा करने की सुविधा मिल रही है। तीर्थयात्री कई बच्चों के भारत में सफल ऑपरेशन भी हुए हैं। कई ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर इस पाठ में आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कि नमक ले जाने की सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताएं, ये तो दोनों देशों की विशेषताएं थी। अब हम बात करें सफिया के चरित्र की विशेषताएं। तो सफिया के चरित्र में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको इस पाठ में नजर आई। तो हम देखिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले सफिया अपने वादे की पक्की है। वह सैयद और सैयद कभी वायदा करके पीछे नहीं हटते हैं। दूसरी विशेषता लें कि सफिया पहले तो चोरी छिपे नमक ले जाने का विचार करती है, परंतु बाद में वह मोहब्बत की सौगात को लुका छिपा करके नहीं ले जाना चाहती है, वो उसे गलत मानती है। इस तरह आचरण की पवित्रता का विश्वास उसमें देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता की बात करें तो सफिया का मानवीय रिश्तों पर अगाध प्रेम था, अगाध अटूट विश्वास था। इसी बात पर वह अपने छोटे भाई को तर्क देकर के चुप करा देती है। रिश्तों के विश्वास पर ही वह सीमा पर कस्टम अफसरों को अपने पक्ष में कर लेती है। और इसकी एक विशेषता की बात और करें तो सफिया बड़ी चतुर और संवेदनशील है। वह मानवीय भावनाओं का पूरा आदर करती है। इस प्रकार से आप सफिया की विशेषताएं बता सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न देखिए, मानचित्र की लकीरें खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। उचित कथन का उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इस कथन की पुष्टि करनी है। तो राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से एक देश के को दो भागों में बांट दिया जाता है। नेता कहते हैं कि इससे जमीन और जनता का बंटवारा हो गया, परंतु यह एक झूठ है, छलावा है, क्योंकि बंटवारा हो जाने पर भी लोगों का अपने मूल स्थान से लगाव वैसा ही बना रहता है और उनके अंतर्मन में ऐसे बंटवारे से सिर्फ दुखी पहुंचता है। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाने से लाखों लोग इधर उधर हुए, विस्थापित हुए, उन्हें अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ा, परंतु आज भी वे उन स्थानों को स्मरण करके, याद करके अपने अपनत्व का, अपने प्रेम का भाव प्रकट करते हैं। सातवें प्रश्न की यदि हम बात करें तो देखिए, नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप इस पर ध्यान देंगे। तो 1947 में बंटवारा हो जाने से अब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हो गए। सफिया भारत की है और उसके भाई पाकिस्तान का, परंतु उनमें मोहब्बत पहले की तरह ही है। इसी प्रकार सिख बीबी एवं सफिया के पाकिस्तान कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास के व्यवहारगत प्रेम, जो भाव यहाँ पर दिखाए गए हैं, उन सभी से यही स्पष्ट होता है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन हो जाने पर भी दोनों देशों की जनता में प्रेम, मोहब्बत का नमकीन स्वाद मौजूद है। नमक तो उस मोहब्बत का प्रतीक है जो कि कहानी में घुला हुआ है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब यदि बात करें तो एक प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, देखिए कथन है कुछ, क्यों कहा गया है, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते, ऐसा क्यों कहा गया। जब सफिया के भाई ने पाकिस्तान का नमक ले जाने पर कानूनी प्रतिबंध बताया, तब सफिया ने आवेश में आकर कहा कि प्रेम, अपनत्व, इंसानियत, शालीनता आदि ऐसे भाव हैं जिनके सम्मुख कानून में ढील होनी चाहिए। एक शहर भर नमक ले जाना कोई स्मगलिंग या ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, यह तो मोहब्बत की सौगात है और इसे ले जाने की आज्ञा होनी ही चाहिए। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो गई थी, ऐसा क्यों कहा गया है। लाहौरी नमक ले जाने की बात पर वह
अपने पुलिस अफसर भाई की दलीलें सुनकर भावुक हो जाती है और भाई ने नमक ले जाना गैरकानूनी बताया। तब सफिया ने भावना को दबाकर बुद्धि से उपाय सोचा और नमक की पुड़िया पहले तो कीनों की टोकरी में छिपा लेती है और फिर अपने हैंडबैग में रख लेती है। किस हो सकता है कि शायद अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है। सफिया नमक की पुड़िया पाकिस्तानी कस्टम अफसर के सामने रख कर के अपना परिचय का सामान्य आदान प्रदान करती है। तब वह कस्टम अधिकारी कहता है कि मोहब्बत के सामने तो कस्टम के कानून भी प्रभावहीन हो जाते हैं। मोहब्बत कस्टम के कानून को धत्ता बताकर आसानी से आगे बढ़ जाती है और कानून मोहब्बत के आगे हार मान लेता है। आगे चौथे प्रश्न की बात करें। हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है, ऐसा क्यों कहा गया है। अमृतसर में नियुक्त बंगाली कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त ने सफिया से कहा कि मेरा वतन ढाका है, वहाँ का पानी कुछ अलग ही स्वाद देता है, इसलिए इस तरह का वह भावावेश में आकर अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव व्यक्त करता है। यहाँ पर दे रखे समझाइए तो जरा। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। तो सिख बीवी को अपनी जन्मभूमि लाहौर की याद आती है। तब वह भावावेश में आकर आंसू बहाने लग जाती है और उसके अश्रुकण रूपी सितारे आंखों से टूट करके उसके सफ़ेद मलमल के आंचल में टपकने लगते हैं। ये बात इसके माध्यम से आप कह सकते हैं। किसका वतन कहाँ है, जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। इसके माध्यम से लेखिका क्या स्पष्ट करना चाहती है, तो आप इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है, मानवीय, इस विभाजन को लेकर के जो मानवीय प्रतिक्रियाएं व्यक्त हुई। सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ती हुई सोचने लगी कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का वतन इस तरफ दिल्ली है और भारतीय कस्टम अधिकारी का वतन उस तरफ ढाका। राजनीतिक दृष्टि से ये अलग अलग देश हैं, किंतु भावनात्मक दृष्टि से इनमें जरा भी अंतर नहीं है। भावों की यदि बात करें तो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे भारतीय हो या बांग्लादेशी हो, सभी को अपनी मातृभूमि से उसी प्रकार का लगाव है। अब इस पाठ से संबंधित हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं। एक दो प्रश्न मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में बताए कि जैसे प्रतिपाद्य या उद्देश्य पर प्रकाश, तो लेखिका ने क्यों उद्देश्य दिया आपको बताया। मूल संवेदना हमने देखी। तो यहाँ पर अब एक प्रश्न हम लेते हैं, आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते हैं। यह कथन किसने किससे क्यों कहा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। यह कथन किसने किससे और क्यों कहा। तो यह कथन सफिया ने अपने पाकिस्तानी पुलिस अफसर भाई से कहा। सफिया को उसके भाई ने पाकिस्तान से नमक ले जाना गैरकानूनी बताया और कहा कि यदि छिपकर ले जाओगी तो कस्टम वाले पकड़ लेंगे। और सफिया ने कहा कि वह उन्हें दिखाकर ले जाएगी। कस्टम वाले भी मोहब्बत और आदमियत वाले इंसान होते हैं, इसलिए वो मेरी भावनाओं को समझेंगे। वे प्रेम की सौगात को ले जाने से नहीं रोक सकेंगे, इसलिए ये बात कही है। अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता है तो यह होता तो सफिया के इस कथन की क्या भाव व्यक्त हुआ है। सफिया के भाई ने उनसे कहा कि तुम अदीबों का दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ है, और सफिया ने कहा कि अगर सभी का दिमाग इस प्रकार थोड़ा सा घुमा हुआ हो तो क्यों कहा है, यहाँ क्या भाव व्यक्त हुआ है। इस कथन से सफिया ने यह भाव व्यक्त किया है कि अदीब अर्थात साहित्यकार मानवीय संवेदना और भावुकता से भरे होते हैं। वे संसार की यथार्थता एवं क्रूरता के बजाय भावनात्मक एवं आदर्श इंसानियत रखते हैं। अगर संसार से सभी लोग अदीबों की तरह मानवीय प्रेम, करुणा, संवेदना एवं भावुकता रखते हैं तो फिर दुनिया का स्वरूप प्रेममय, सुंदर और निर्मल बन जाता। ऐसे भाव यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से व्यक्त हुए हैं। सफिया ने पाकिस्तानी कस्टम अफसर को किस तरह से अनुकूल बनाया। जब कस्टम जंगले पर वो पहुंचती है तो उन्होंने पाकिस्तानी अफसर को, सफिया मानवीय रिश्तों को महत्व देती थी। वह अदीब होने से प्रेम, करुणा, संवेदना, मानवता आदि विशेषताओं से सुसज्जित थी।
उसने निश्चलता एवं सहज भावना रखकर पाकिस्तानी कस्टम अफसर से कहा कि वह एक छोटा सा मोहब्बत का तोहफा उस विस्थापित महिला के लिए ले जा रही है जो अभी तक लाहौर को अपना वतन मानती है और याद करती है। फिर उसका परिचय पूछकर सहज आत्मीयता से उसे अनुकूल बना लेती है। इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। तो और देखते हैं आगे प्रश्न। यदि सफिया ने नमक की पुड़िया टोकरी से निकालकर हैंडबैग में क्यों रखी? जब सामान जांच के लिए वेटिंग रूम से बाहर निकाला जा रहा था तो अचानक सफिया ने सोचा कि प्यार के इस तोहफे को इस तरह चोरी छिपे ले जाना ठीक नहीं है। वह इसे कस्टम वालों को दिखा करके और यह कहकर सुनकर ही अपने साथ ले जाएगी। यह सोचकर उसने नमक की पुड़िया फलों के नीचे टोकरी से निकाल करके हैंडबैग में रख ली, क्योंकि ये तोहफा प्रेम का है, मोहब्बत का है, और इस मोहब्बत और प्रेम के तोहफे को वो चोरी छिपा कर नहीं ले जाएगी। पाकिस्तानी कस्टम अफसर ने सफिया को नमक ले जाने से क्यों नहीं रोका, इसका आप कारण बता सकते हैं। पाकिस्तानी कस्टम अफसर दिल्ली से विस्थापित होकर के लाहौर में रहने लगा था। वह दिल्ली को अपना वतन मानता था। सफिया नमक को गलत इरादे से नहीं ले जा रही थी। वह प्यार का तोहफा और वायदा निभाने की बात कर रही थी। और सिख बीवी लाहौर को अभी भी अपना वतन मानती थी। मानवता एवं जन्मभूमि के प्रति प्रभावित होकर कस्टम अफसर ने सफिया को नमक ले जाने से नहीं रोका। इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और प्रश्न की यदि बात करें तो सिख बीबी पाकिस्तानी कस्टम अफसर और भारतीय कस्टम अफसर में किस प्रकार समानता का वर्णन हुआ है? प्रस्तुत कहानी नमक शीर्षक कहानी के आधार पर आप इसको बता सकते हैं। तो नमक कहानी में सिख बीवी पाकिस्तानी कस्टम अफसर और भारतीय कस्टम अफसर में यह समानता बताई गई है कि तीनों को अपनी जन्मभूमि से विस्थापन मिला है। तीनों के हृदय में अपनी जन्मभूमि के प्रति गहरा प्रेम है। विस्थापित हो जाने पर, अलग हो जाने पर भी उनका प्रेम अपनी मातृभूमि के प्रति बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और भावावेश में वे अपनी जन्मभूमि को ही अपना वतन मानते हैं। इस तरह उन्हें सांप्रदायिक कट्टरता न होकर के मानवीय उदारता एवं प्रेम की भावना का ही बाहुल्य या प्रबलता मिलती है। तो एक प्रश्न यहाँ पर ले सकते हैं, सफिया और उसके भाई के विचारों में क्या अंतर था? नमक कहानी के आधार पर आप बताइए। सफिया साहित्यकार होने से मानवतावादी, उदार, भावुक, आदर्शवादी और सरल स्वभाव की थी। वह प्रेम व्यवहार का महत्व अच्छी तरह से समझती थी, जबकि उसका भाई पुलिस अफसर होने से कठोर विचारों वाला था, कानून को सर्वोपरि मानने वाला था, यथार्थवादी, अनुशासन रखने वाला और कुछ निर्मम हृदय का था, दयाहीन, क्रूर। इस प्रकार सफिया और उसके भाई के विचारों में उनके स्वभाव के अनुसार ही बहुत कुछ अंतर था। ये आप देख सकते हैं। कस्टम अधिकारी सुनील दास ने अपने वतन के बारे में क्या कहा? प्रस्तुत कहानी के आधार पर बताइए। तो सुनील दास ने अपने वतन के बारे में क्या कहा? अमृतसर में तैनात कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ने बताया कि हम भारत विभाजन के समय यहाँ आ गए थे। वैसे हमारा वतन ढाका है। बचपन में हम लोग वहाँ पर नजरुल और टैगोर को साथ साथ पढ़ते थे। जिन दिनों हम यहाँ आए थे उससे ठीक 1 वर्ष पहले मुझे एक दोस्त ने ये किताब दी थी। हम कलकत्ता में रहे, नौकरी भी की, परंतु वहाँ के डाब और वहाँ के पानी का मज़ा ही कुछ और है। ये कई बातें वो सुनील दास बताता है। तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। यह किसने, किसके लिए और क्यों कहा है? तो यह सफिया द्वारा अमृतसर में तैनात भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त के लिए कहा गया है। सफिया को मोहब्बत की सौगात नमक की पुड़िया सौंपने के बाद सुनील दास अपने वतन ढाका की याद में खो जाता है और वह विभाजन से उत्पन्न मानवीय वेदना से भर करके चुपचाप खड़ा खड़ा देखता रहता है। तो ये बात इसके माध्यम से लेखिका स्पष्ट करना चाहती है। तो आशा है आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, फिर से एक नई कक्षा के साथ, एक नए लेखक के साथ, एक नई रचना के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए।